नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग यथार्थवाद पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि यथार्थवाद किसे कहते हैं, विभिन्न विद्वानों के द्वारा इसकी परिभाषा किस प्रकार से दी गई है, इसका उद्भव कब और किस प्रकार से हुआ था और यथार्थवाद में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि यथार्थवाद किसे कहते हैं। यथार्थवाद शब्द अंग्रेजी के रियलिज्म का हिंदी अनुवाद है, यानी यथार्थवाद को अंग्रेजी में रियलिज्म के नाम से जाना जाता है। जब कला और साहित्य में जीवन और जगत का चित्रण काल्पनिक न होकर वास्तविक रूप से होने लगा तो उसे यथार्थवाद नाम दिया गया। यानी यथार्थवाद में जीवन का जो चित्रण होता है, जगत का जो चित्रण होता है, वो कल्पनाओं से प्रेरित नहीं होता है, आदर्शों से प्रेरित नहीं होता है, बल्कि वास्तविक रूप से उसका चित्रण किया जाता है। जो घटना जिस रूप में घटित होती है उसका वर्णन उसी रूप में किया जाता है, कुछ भी उसमें कल्पना नहीं होता है। इसमें जीवन की सच्ची और वास्तविक अनुभूति को प्रस्तुत किया जाता है। जो जीवन की सच्ची अनुभूति है, जो जीवन की वास्तविक अनुभूति है, जिसे व्यक्ति जीता है, उसी को अपने रचना के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत करता है। विभिन्न विद्वानों के अनुसार इसकी परिभाषा देख लेते हैं। पहली परिभाषा डॉक्टर भगीरथ मिश्र की है। इनके अनुसार कला और साहित्य के क्षेत्र में यथार्थवाद वह प्रवृत्ति है जिसमें वस्तुओं और व्यक्तियों के वास्तविक स्वरूप का, पारस्परिक संबंधों का तथा उनके गुण दोषों का सही वर्णन किया जाता है। यानी यथार्थवाद साहित्य में एक प्रवृत्ति है। और कैसी प्रवृत्ति है? ऐसी प्रवृत्ति है कि जिसमें वस्तुओं और व्यक्तियों का वास्तविक चित्रण किया जाता है, काल्पनिक चित्रण नहीं किया जाता है, और उनके संबंधों का और उनके गुण और दोषों का सही सही वर्णन किया जाता है। इसमें तनिक भी बनावटीपन, तनिक भी काल्पनिकता नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। जो अगली परिभाषा है वो नंद दुलारे वाजपेयी की है। नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार यथार्थवाद का संबंध प्रत्यक्ष वस्तु जगत से है। यानी जो जगत हमको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है उसी से यथार्थवाद का संबंध होता है। किसी अलौकिकता से, किसी काल्पनिकता से इसका कोई संबंध नहीं होता है, बल्कि प्रत्यक्ष वस्तु जगत जो हमको दिखाई दे रही है, यथार्थवाद का संबंध उसी से होता है। अगली परिभाषा हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि कला के क्षेत्र में यथार्थवाद ऐसी मानसिक प्रवृत्ति है जो निरंतर अवस्था के अनुकूल परिवर्तित और रूपायित होती रहती है। यानी जो यथार्थवादी प्रवृत्ति है एक मानसिक प्रवृत्ति है और यह समय के साथ बदलती रहती है। जैसे जैसे समय बदलता है यथार्थवाद भी अपना रूप बदलता जाता है, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है। अगले विद्वान है जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद ने यथार्थवाद को परिभाषित करते हुए लिखा है कि आदर्शवाद का विषय जहां आकाश है, उच्चता है, वहीं यथार्थवाद का विषय पथरीली धरती है और लघुता है। यानी कहने का आशय है कि आदर्शवाद में काल्पनिकता को स्थान दिया जाता है, उच्चता को स्थान दिया जाता है, लेकिन यथार्थवाद का विषय लघुता है। जीवन की छोटी छोटी घटनाएं हैं, वास्तविक घटनाएं जो जीवन में हमारे घटती हैं, जिसको हम अनुभूति करते हैं, वही यथार्थवाद में चित्रित किए जाते हैं। इसका विषय जो है पथरीली धरती है, आकाश और उच्चता नहीं है, ऐसा जयशंकर प्रसाद का मानना है। यानी कुल मिलाकर जब अलौकिक घटना, काल्पनिक पात्र और आदर्शात्मक संभावनाओं का चित्रण छोड़ करके जगत की वास्तविक स्थिति का चित्रण किया जाता है, किसी सत्य घटना का चित्रण किया जाता है, वास्तविक पात्रों का रचना में चित्रण किया जाता है, तब उसको यथार्थवाद के नाम से जाना जाता है। कहने का आशय है कि जो यथार्थवाद है वो सच्चाई से संबंधित है, जीवन के वास्तविक अनुभूतियों से संबंधित है, कल्पना से संबंधित नहीं है, किसी अलौकिक जगत से संबंधित नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि यथार्थवाद का उद्भव कब और किस प्रकार से हुआ था। जो यथार्थवाद है उसको स्वच्छंदतावादी जो प्रवृत्तियां हैं उसका विरोधी माना जाता है, और माना जाता है कि स्वच्छंदतावाद के विरोध में ही यथार्थवाद का उद्भव हुआ था। रामचंद्र तिवारी का मानना है कि यथार्थवादी कला का आरंभ 1856 में हुआ था, क्योंकि 1856 में ही एक फ्रेंच लेखक थे जिनका नाम था फ्लावेयर। इनके द्वारा एक रचना लिखी गई थी और रचना का नाम था मादाम बावेरी। मादाम बावेरी रचना के प्रकाशन से ही रामचंद्र तिवारी जो है यथार्थवाद का उद्भव मानते हैं। यहीं से यथार्थवाद की शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद फ्रांस में ही बाल्जाक और जोला के द्वारा इस प्रवृत्ति को और आगे बढ़ाया जाता है। यथार्थवादी जो प्रवृत्ति है इसको और आगे लेकर के जाया जाता है। फ्रांस के बाद यथार्थवाद का विकास रूस में होता है, क्योंकि कुछ समय बाद जो है फ्रांस में जाकर के यथार्थवाद का विकास रुक जाता है। रूस में इसका विकास फिर से शुरू होता है। रूस के एक लेखक हैं जिनका नाम है दोस्तोयेव्स्की। इनके द्वारा एक उपन्यास लिखा जाता है और उपन्यास का नाम होता है पुअर पीपुल।
पुअर पीपुल नामक उपन्यास इनके द्वारा लिखा जाता है और इस उपन्यास को यथार्थवादी उपन्यास माना जाता है और यहीं से रूस में यथार्थवाद का उद्भव माना जाता है। रूस में आगे चल करके गोर्की के द्वारा, गूगल के द्वारा और टॉल्स्टॉय के द्वारा यथार्थवाद को आगे बढ़ाया जाता है और यहीं से पूरी दुनिया में फिर से यथार्थवाद फैलता है। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि यथार्थवाद में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, किन किन विशेषताओं को यथार्थवाद में शामिल किया जाता है। यथार्थवाद की जो पहली विशेषता है वो है यथार्थवाद में भौतिक जीवन के वास्तविक जगत का चित्रण किया जाता है। यानी जो हमारा भौतिक जीवन है, ये वास्तविक जगत है, इसी का चित्रण इसमें किया जाता है। किसी अलौकिक घटना, किसी अलौकिक जीवन का चित्रण इसमें नहीं किया जाता है। इसका मानना है कि यह भौतिक जगत कार्य कारण का परिणाम है, इसमें किसी अलौकिक सत्ता की कोई भूमिका नहीं है। यानी जो ये भौतिक जगत है यह कार्य कारण का परिणाम है, वैज्ञानिकता का परिणाम है। किसी ईश्वरीय सत्ता द्वारा, किसी दिव्य सत्ता के द्वारा यह भौतिक जगत नहीं बनाया गया है, ऐसा यथार्थवाद का मानना है। अगली विशेषता है कि यथार्थवाद में अलौकिक घटना और पात्र का चित्रण न कर वास्तविक घटना और पात्र का चित्रण किया जाता है। यानी यथार्थवाद में जो घटनाएं होती हैं वो लौकिक होती हैं, अलौकिक नहीं होती हैं। इनका जो पात्र होता है वो भी लौकिक होता है, अलौकिक नहीं होता है और वास्तविक घटनाओं और पात्रों का चित्रण इसमें किया जाता है। अगली विशेषता है यथार्थवाद का मानना है कि बाह्य जगत के पदार्थों का स्वतंत्र अस्तित्व है, इसका अस्तित्व भाव और बुद्धि से प्रभावित नहीं होता है। कहने का आशय है कि जो पदार्थ हैं ये स्वतंत्र होते हैं, इनमें जो भी तत्व हैं ये स्वतंत्र होते हैं, हमारी भावनाओं से, हमारी बुद्धि से ये प्रभावित नहीं होते हैं। यानी इनके भीतर जो सौंदर्य होता है वो वस्तुगत होता है, व्यक्तिगत नहीं होता है। यानी व्यक्ति के दृष्टि के ऊपर इनका सौंदर्य निर्भर नहीं करता है कि अलग अलग व्यक्तियों को ये अलग अलग प्रकार से दिखाई देगा, क्योंकि जो सौंदर्य है वो वस्तु में निहित है, व्यक्ति के दृष्टिकोण में निहित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता है कि सभी वस्तु, व्यक्ति और घटना बाह्य सत्ता से संबंधित होता है, इनका संचालन भी बाह्य सत्ता से ही प्रेरित होता है। यानी जो वस्तु है, जो व्यक्ति है, जो घटना है, ये किसी आंतरिक सत्ता या आंतरिक प्रेरणा से संबंधित नहीं होता है, बल्कि बाह्य सत्ता से ही प्रेरित होता है और बाह्य सत्ता से ही संबंधित भी होता है। यथार्थवाद में जो भाषा है वो सहज होता है और सरल होता है, क्योंकि आम जनता को समझना होता है, इसलिए इनके द्वारा भाषा की सहजता और सरलता पर बल दिया जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप जान पाए होंगे कि यथार्थवाद किसे कहते हैं, यथार्थवाद को विद्वानों ने किस प्रकार से परिभाषित किया है, किस प्रकार से इसका उद्भव हुआ है और कौन कौन सी विशेषताएं इसमें पाई जाती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।